साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसने कहा था? यानी कि ये किसका कथन है? तो ये कथन है बाबू गुलाब राय जी का। ये कथन बाबू गुलाब राय जी का है जो इन्होंने ये शब्द कहे थे। हिंदी साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। ये बाबू गुलाब राय जी का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, साहित्य में होने वाले परिवर्तनों को कालक्रम के साथ प्रस्तुत करना कहलाता है। यानी कि कोई भी साहित्य हो उसके जो परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि कोई भी समय हो उसमें परिवर्तन अवश्य होता है, तो उस काल क्रम के साथ जो प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है? क्या साहित्य का इतिहास कहलाता है, गद्य कहलाता है, पद्य कहलाता है या व्याकरण कहलाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ए, साहित्य का इतिहास कहलाता है। आइए तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, गारसा द तासी की इस्तवाद इल लिटरेव्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये एक रचना है, में संकलित कवियों की संख्या कितनी थी? तो गारसा द तासी की जो एक पुस्तक है इसमें 738 कवियों का जिक्र किया गया था। और गारसा द तासी, ये भी बता दें, ये पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे। ये उर्दू के प्रोफेसर थे और इन्होंने ये जो रचना है इस्तवाद इल लिटरेव्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी। कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा में। ये फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी और ये पुस्तक 1839 में लिखी गई थी, जो कि गारसा द तासी ने लिखी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चौथे प्रश्न दिया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना जाता है वो गारसा द तासी से, और उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, ये विदेशी कवि हैं, दोनों विदेशी साहित्यकार हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है कि जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया, तो ये हिंदी का अनुवाद किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जी नहीं, इन्होंने किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन की एक रचना थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिखी गई थी और 1975 में इसका हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त द्वारा किया गया था। चलिए आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुई 1878 ईस्वी में। इसका डी आंसर बिल्कुल सही है और रचनाकार इसके हैं शिव सिंह सेंगर इसके रचनाकार हैं और इन्होंने लगभग 1003 कवियों का परिचय इस पुस्तक में दिया था, जो कि पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छठवां प्रश्न, मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध रचनाकारों की संख्या कितनी थी? जो मिश्र बंधु थे उसमें रचनाकार कितने थे? 5 थे, 3 थे, 2 थे या 6 थे? जी हाँ, 3 रचनाकार थे। और 3 रचनाकारों के नाम क्या थे? पहले नंबर पे थे गणेश बिहारी मिश्र, बोस नहीं, गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे नंबर थे श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे नंबर पे थे सुखदेव मिश्र। ये मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते थे। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या श्याम सुंदर दास। जी हाँ, इसके जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के, वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुभारंभ किया था। ये किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा,
जो परंपरा प्रारंभ की थी हिंदी साहित्य को लिखने के इतिहास बनाने के लिए, वो किसने की थी? जॉर्ज ग्रेसन ने, शिवमंगल सिंह सुमन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या गारसादा तासी ने? तो जी हाँ, ये पहले कवि माने जाते हैं जिन्होंने ये हिंदी साहित्य का आरंभ किया लिखने का, और ये हैं गारसादा तासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कैम्ब्रिज हिस्ट्री, 9वां प्रश्न है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ढंग पर हिंदी जगत में गठित सभा का नाम क्या था? तो जी हाँ, इसका नाम था नागरी विचारणी सभा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिश्र बंधु विनोद में संकलित साहित्यकारों की संख्या कितनी थी? मिश्र बंधु जैसे कि हमने बताया 3 मिश्र बंधु थे जो मिश्र बंधु के नाम से जाने थे। एक नंबर थे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते थे। तो इन संकलित साहित्यकारों की संख्या कितनी थी? तो इनमें संख्या थी 4591। ये संख्या थी 4591 संख्या थी, 4591। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभ होने के संबंध में विद्वानों के कितने प्रकार के मत हैं? हिंदी साहित्य के आरंभ में विद्वानों के कितने मत हैं कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना जाता है वो कब से किस प्रकार माना जाता है? तो इसमें अलग अलग मत हैं। तो इसमें 3 प्रकार के मत विद्वान हैं। गारसादा तासी का अलग मत है, ग्रेसन का अलग मत है और जी मिश्र बंधुओं का अलग मत है। तो यहाँ पर 3 मत अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 12वां प्रश्न है कि विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस सदी से माना है? हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना गया है वो किस सदी से माना गया है? ये विद्वानों को कौन सा मत था, वो कौन सी सदी मानते थे? तो वो मानते थे, वी आंसर इसका राइट सही है, 8वीं सदी। 8वीं सदी में विद्वान हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन 13वां आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है 8वीं सदी को किस साहित्य के उदय का काल माना गया है? यानी कि 8वीं साहित्य का जो 8वीं सदी का जो साहित्य है उसका उदय का काल माना गया है। तो ये किसका माना गया है? संस्कृत साहित्य का, उर्दू साहित्य का, अपभ्रंश साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य का? जी हाँ, अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का जो शुरुआत हुई है वो अपभ्रंश साहित्य से शुरू हुई है। अपभ्रंश साहित्य कहते हैं उसको, जब से हिंदी साहित्य का शुरुआत हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले साहित्यकार कौन है? अपभ्रंश जो को है उसको हम पुरानी हिंदी कहते हैं। ये बहुत सारे विद्वानों का मत है कि अपभ्रंश जो साहित्य था वो पुरानी हिंदी उनको कहते थे। तो कौन कौन कहते थे? ग्रेसन या मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जी हाँ, ये सभी लोगों का मानना था कि जो अपभ्रंश हिंदी है वो पुरानी हिंदी कही जाती थी। ये सभी का मानना है। इसलिए यहाँ पर जो उत्तर सही है वो डी आंसर आपका सही हो जाता है, क्योंकि इन सभी का ये मानना था कि अपभ्रंश जो साहित्य है वो पुरानी हिंदी है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, शिव सिंह सेंगर ने किस सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है? 7वीं सदी से, 8वीं सदी से, 9वीं सदी से या 6ठी सदी से? यहाँ इन्होंने जो शिव सिंह सेंगर जी थे उन्होंने 7वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने 8वीं सदी से माना हुआ है। केवल शिव सिंह सेंगर भी मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना जाता है वो 7वीं सदी से है, और दूसरे और जो विद्वान हैं उन्होंने 8वीं सदी को माना है। तो यहाँ पर शिव सिंह सेंगर का पूछा जा रहा है तो 7वीं सदी, और अन्य विद्वानों से पूछा जाए तब 8वीं सदी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, शिव सिंह सेंगर किस कवि से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं? जो शिव सिंह सेंगर जो कवि थे वो किस कवि से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं? तो वो मानते हैं पुष्पदंत से। उनका मानना था कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ किया है वो पुष्पदंत कवि से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपभ्रंश से हिंदी साहित्य की ओर प्रयाण का संकेत किस सदी में मिलता है? 17वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अपभ्रंश से हिंदी साहित्य की ओर प्रयाण का संकेत किस सदी में मिलता है? तो ये मिलता है 11वीं सदी में। 11वीं सदी में इसका देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर,
हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानने वाले विद्वान कौन कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, ये सभी लोगों का मानना है कि जो आरंभ है 11वीं सदी से माना जाता है हिंदी साहित्य का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर जाते हैं और देखते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पत्र तांत्रिक और बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। उक्त कथन है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना मत, यहाँ पे मत लिखा हुआ है, पत्र लिखा गया है, मत तांत्रिक और बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। उक्त कथन किसका है? 19वां क्वेश्चन, कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनका मानना था कि पुरानी हिंदी का अगर जानना है तो तांत्रिक और बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में मिलता है इसका अंश देखने को। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था शुरुआत के प्रश्नों में कि गारसा द तासी इन्होंने फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम था, उर्दू में लिखी थी इन्होंने वो रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21, अधिकांश विद्वान किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? ज्यादातर विद्वानों को मानना है कि जो सरहपा है, सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं ज्यादातर विद्वान। चलिए अगला प्रश्न है कि सरहपा और स्वयंभू का समय माना जाता है। सरहपा और स्वयंभू का समय कब से माना जाता है? 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या फिर 9वीं सदी या शताब्दी एक ही बात होता है। तो 22वें प्रश्न का जो सही आंसर है ये है सी, 8वीं सदी इसका समय माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, आज अगर आपने ये सारे प्रश्न, क्योंकि एक ही चैप्टर से इतने सारे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, मेरा ये प्रयास है कि आप जो भी सीखें पूर्णता सीखें। हम हर चैप्टर से क्वेश्चनों को बनाते हैं और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाएगा और आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो चैप्टर हैं वो चैप्टर वाइज प्रश्न बनाए जाते हैं, मिक्स भी, जब ज़्यादा चैप्टर का एक मिक्स बनाते हैं वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? पुष्पदंत और धनपाल का समय माना जाता है। पुष्पदंत और धनपाल, ये सभी जितने भी कवि, लेखक, साहित्यकार जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं या जो भी नाम लिए जा रहे हैं, ये सभी हिंदी के प्रारंभ है। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं, वीरगाथा काल और अन्य जो 4 भागों में बांटा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है, उनके आपको बारी बारी से आज 4 आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे। एक चैप्टर का एक ही वीडियो मिलेगा जिसमें उसका पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पुष्पदंत और धनपाल का समय माना जाता है, पुष्पदंत और धनपाल का समय माना जाता है 10वीं शताब्दी से। इसका डी राइट आंसर है, 10वीं शताब्दी से पुष्पदंत और धनपाल का समय माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न दिया है हेमचंद्र और सोमप्रभ का समय माना जाता है। हेमचंद्र और सोमप्रभ, इनका समय माना जाता है 12वीं शताब्दी। बी आंसर इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? ग्राम अपभ्रंश, जनपद अपभ्रंश, नगर अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं। तो हेमचंद्र ने जो अपभ्रंश को नाम दिया वो नगर अपभ्रंश नाम दिया है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में इसी से संबंधित प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियां थीं। तो अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियां कितनी थीं? तो 26वां प्रश्न है, इसमें दोहा शैली बिल्कुल थी,
पद्धरिया शैली बिल्कुल थी, गेय शैली थी। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो डी है। ये सभी शैलियां अपभ्रंश साहित्य में थी। चलिए अगले प्रश्न है, दोहा शैली संस्कृत के किस छंद का प्रतीक है? दोहा शैली संस्कृत के किस छंद का प्रतीक है? क्या आर्या छंद का? जी हाँ, दोहा शैली संस्कृत के आर्या छंद से संबंधित है, यानी कि आर्या छंद का एक प्रतीक है दोहा। चलिए अगला प्रश्न है, जैन और बौद्धों ने किस प्रकार के दोहों की रचना की? जैन और बौद्धों ने किस प्रकार के दोहों की रचना की? तो राजनीतिक नहीं, श्रृंगार विषयक नहीं, उपदेश प्रधान। इनके दोहों में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हेमचंद्र ने व्याकरण में अपभ्रंश के किस रूप को अपनाया है? देखिए हेमचंद्र ने अपभ्रंश के किस रूप को अपनाया है? जबकि नाम क्या दिया था हेमचंद्र ने? नाम दिया था नगर, नगरीय अपभ्रंश कहा था। जबकि हेमचंद ने व्याकरण में अपभ्रंश के रूप को जो अपनाया है वो अपनाया है ग्राम्य, इस रूप को अपनाया है, जबकि नाम दिया था नगर अपभ्रंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, हेमचंद्र ने अपनी काव्य रचना में किस शैली का प्रयोग किया है? हेमचंद्र ने अपनी काव्य रचना में गेय शैली का प्रयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में दिया है, गेय शैली की भाषा थी। गेय शैली की क्या भाषा थी? तो साहित्य काव्य भाषा, लोक भाषा, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लोक भाषा। गेय शैली की जो भाषा थी वो लोक भाषा थी, यानी कि क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है वो भाषा गेय शैली में प्रयोग की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, 32वां प्रश्न है ये। हिंदी में गेय पदों की परंपरा का विकास किसने किया? कबीर ने, सूर ने, मीरा ने, तुलसी ने? जी हाँ, इन सभी ने किया। भक्ति काल में इन्होंने इसका भरपूर प्रयोग किया है, जो गेय पदों के नाम से, जैसे सूर के पद हैं, कबीर के पद भी हैं, कबीर के दोहे भी हैं, मीरा के पद हैं, तुलसीदास के दोहे हैं, पद हैं। तो इन सभी ने गेय परंपरा का विकास किया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है, किन किन में विभाजित किया जा सकता है? बौद्ध सिद्धों का साहित्य बिल्कुल सही है, नादपंथियों तथा योगियों का साहित्य रचना, ये भी सही है, जैन मुनियों के काल, यानी कि जो अपभ्रंश साहित्य था वो इन सभी में लिखा गया था। बौद्ध सिद्धों का भी साहित्य था उसमें, अपभ्रंश साहित्य में, नाथपंथियों तथा योगियों का भी था, उनकी भी रचनाएं थी, जैन मुनियों की भी काव्य रचनाएं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं, बौद्ध मत पतन के साथ किस या कौन से संप्रदाय में बटा? यानी कि जब बौद्ध मत का पतन हुआ तो कितने उसमें बटा? तो ये दो उसमें बट गया था, एक तो महायान और एक हीनयान, ये दो संप्रदायों में बट गया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ए और बी ये दोनों उत्तर एकदम सही हैं। जो बौद्ध मत पतन का जो कारण बना था, उसके बाद जब बौद्ध मत का पतन हुआ तो उसमें दो गुट बन गए थे, एक महायान और दूसरा हीनयान। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया है, वज्रयानी लोग क्या कहलाते थे? साधु कहलाते थे, सिद्ध कहलाते थे, नागा कहलाते थे या नाथ कहलाते? तो वज्रयानी लोग सिद्ध कहलाते थे, सिद्ध के नाम से इनको जाना जाता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नाथपंथी योगियों में प्रमुख सिद्ध कौन है? क्या मत्स्येंद्रनाथ हैं, गोरक्षनाथ हैं, गोरक्षपा हैं या फिर ए और बी दोनों सही है? तो इसका ये डी आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि मतेंद्रनाथ भी थे और गोरखनाथ भी, ये सिद्ध संतों में इनकी गिनती थी। नाथ पंथी के योगियों में ये सिद्ध पुरुष कहलाते थे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगले प्रश्न में दिया है, गोरखनाथ किसके अवतार माने गए हैं?
गोरखनाथ किसके अवतार माने गए? कृष्ण के अवतार, राम के अवतार, शिव के अवतार या इंद्र के अवतार? जी हाँ, गोरखनाथ शिव के अवतार माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी थी? जो सिद्ध साहित्य था हमारा अपभ्रंश काल में या प्राचीन हिंदी में, उसमें सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो जी हाँ, सिद्धों की संख्या 84 थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगले प्रश्न में दिया है अपभ्रंश साहित्य में अब्दुर रहमान की रचना कौन सी है? 39वां प्रश्न, इनकी रचना है संदेश रासक। संदेश रासक इनकी एक प्रमुख रचना थी अपभ्रंश काल में, अब्दुर रहमान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गोरखनाथ ने ईसा की किस शताब्दी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था? 7वीं, 11वीं, 13वीं या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने 13वीं सदी में अपना जो साहित्य लिखा था वो 13वीं सदी थी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सर्वमान्य काल विभाजन किसका माना जाता है? एक काल तो विभाजन बहुत से लोगों ने किया है। किसी ने चारण काल कहा, किसी ने संधि काल कहा, किसी ने वीरगाथा काल, आदि काल, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सभी नाम दिए हैं। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो किया है। जबकि सर्वमान्य जो सबके मतों का एक ही मान, यानी कि सब मतों से हटके, जो सब मतों को एक साथ करके और जो एक कवि का सर्वमान्य माना गया है काल विभाजन, वो है रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो सभी कवियों ने स्वीकार किया है और सर्वमान्य है। चलिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। चलिए देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा है। और वो 4 काल कौन कौन से थे? नंबर 1 था वीरगाथा काल, और नंबर 2 था भक्ति काल। अच्छा, वीरगाथा काल का जो समय था वो था 1050 से 1375। 1050 से 1375 ये इनका काल माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर था भक्ति काल। जो रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है भक्ति काल, ये जो समय माना जाता है भक्ति काल का 1375 से 1700। 1375 से 1700 ये काल इसका माना जाता है, 1700। और तीसरे नंबर पर जो इन्होंने काल का नाम दिया था वो था रीति काल। रीति काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1700 से 1900 ईस्वी तक। ईस्वी नहीं है, ये संवत विक्रमी है। और चौथा काल इन्होंने जो माना था वो था गद्य काल। यही सब विद्वान इसी जो कालक्रम है इसी को सर्वमान्य माना गया है। ये गद्य काल जो माना गया था ये था 1900 संवत से 1984 विक्रमी तक। ये काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 4 कालों में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को बांटा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी साहित्य के काल कौन से हैं? हिंदी साहित्य के काल कौन से हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ये चारों, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ये चारों हिंदी साहित्य के काल विभाजन है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 44वां प्रश्न दिया जा रहा है कि हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की सबसे पहली रचना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की सबसे पहली रचना हुई थी 1839 ईस्वी में। और ये रचना गारसा दत्तासी द्वारा लिखित वही पुस्तक है जिसका नाम है इस्तवाद लिटरेव्यूर एंदु ये हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 45वां आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? जी हाँ, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए अगला प्रश्न
आपकी स्क्रीन पर 46वां प्रश्न दिया जा रहा है। सराहपा को किस साहित्यकार ने प्रथम कवि माना है? यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है, ये जो है माना है राहुल सांकृत्यायन को। जो सराहपा ने साहित्यकार का प्रथम कवि माना है वो है राहुल सांकृत्यायन, इनके अनुसार, सराहपा के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 47वां, मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किराए जुहा ई हिंदी की रचना कब की थी? ये मौलवी ने 1848 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी और ये किसी भारतीय द्वारा रचित हिंदी उर्दू का, यानी कि हिंदी और उर्दू का विशाल साहित्य माना जाता है, किसी हिंदुस्तानी कवि के द्वारा। और इसमें लगभग 62 कवियों का परिचय मिलता है इस पुस्तक में। ये जो मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखी गई थी तज़किराए जुहा ई हिंदी, ये जो पुस्तक थी ये 1848 में लिखी गई थी, जो कि जिसमें 62 कवियों का समावेश किया गया था या परिचय दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न 48वां आपकी स्क्रीन पर। 48वां प्रश्न, साहित्य उद्भव और विकास के लेखक, ये एक पुस्तक है साहित्य उद्भव और विकास। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पुस्तक के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस्तवाद इल लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने। चलिए अगला प्रश्न 50वां आपकी स्क्रीन पर, गारसा दत्तासी की इस्तवाद इल लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी का अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था 1952 ईस्वी में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से कितने खंडों में प्रस्तुत किया गया है? 51वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो ये 18 खंडों में प्रस्तुत किया गया था। जो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से इतने खंडों में यानी कि 18 खंडों में इसको प्रसारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो हमने पहले बताया आपको कि गणेश विद्यार्थी बोस ये मिश्र बंधु के सदस्य थे, श्याम बिहारी ये भी थे, सुखदेव बिहारी ये भी थे, नहीं थे तो प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 53वां। 53वें प्रश्न दिया है, अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? क्या ये वीर रस प्रधान रचना है, विप्रलंब प्रधान संदेश रचना है, श्रृंगार रस प्रधान रचना है, उपदेश नीति प्रधान रचना है? तो यहाँ पे देखिए जब संदेश रासक है तो ये संदेश ही प्रधान होगा, यानी कि बी राइट आंसर है इसका। विप्रलंब प्रधान संदेश रचना थी जो कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां आपकी स्क्रीन पर। इसमें दिया हुआ है निम्न साहित्य के इतिहासकारों में सबसे प्राचीन कौन है? ये जो साहित्य दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर, इनमें सबसे प्राचीन इतिहासकार कौन है? शिव सिंह सेंगर, सॉरी ये सागर लिख गया है, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल? तो इन सभी में सबसे प्राचीन जो माने जाते हैं वो शिव सिंह सेंगर माने जाते हैं। जबकि क्रम ये है कि पहले नंबर पे हैं गारसा दातासी, जो सबसे पुराने माने जाते हैं वे गारसा दातासी माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे जॉर्ज गिरियसन माने जाते हैं। तीसरे नंबर पे शिव सिंह माने जाते हैं, ये तीसरा नंबर है इनका शिव सिंह। लेकिन अब जो दो नाम यहाँ पर चूंकि दिए नहीं गए तो सबसे प्राचीन शिव सिंह को ही इसमें माना जाएगा इन कवियों में या साहित्यकारों में। और चौथे नंबर पे आता है आपका मिश्र बंधु, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है मिश्र बंधु माने जाते हैं चौथे नंबर पे। तब 5वें नंबर पे आते हैं रामचंद्र शुक्ल और 6वें नंबर पे आते हैं श्याम सुंदर दास। यानी कि ये क्रम है हिंदी साहित्य के कवियों का,
हिंदी साहित्यकारों का। सबसे पुराने जो माने जाते हैं वो गारसा तासी हैं। दूसरे जो कवि माने जाते हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। ये जो दोनों विदेशी साहित्यकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इन कवियों में सबसे प्राचीन जो माने जाते हैं वे शिव सिंह सोनवाय। अगर इनके भी नाम दिए होते तो सबसे प्राचीन गारसा तासी का नाम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नागरी प्रचारिणी सभा का गठन, नागरी प्रचारिणी सभा का गठन किया किसने किया था? ये गठन किया था श्याम सुंदर दास ने। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना गया है। तो इनके अनुसार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम कवि जो माना गया हिंदी साहित्य का वो है उदयवंत। प्रश्न कैसा भी कहीं से भी पूछ देते हैं परीक्षाओं में, इसलिए आप बड़ी गहनता से तैयारी आपको करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? जो ग्रियर्सन कवि थे उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल, संधि काल, चारण काल, बीजप्पन काल? जी नहीं, उन्होंने दिया था चारण काल। ग्रियर्सन ने जो आदिकाल का नाम दिया था वो चारण काल दिया था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 58वां प्रश्न। 58 प्रश्न में दिया हुआ है कि आदिकाल को राम कुमार वर्मा यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया था? संधि काल दिया था, चारण काल, प्रारंभ काल, इनमें से कोई नहीं। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 59वां प्रश्न दिया हुआ है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम, आदिकाल को ही हम वीर गाथा काल कहते हैं। ये वीर गाथा काल भी इसी को कहते हैं। जो आदिकाल है उसी को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो ये डॉक्टर जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इस काल को बीजवपन काल कहा है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और लास्ट प्रश्न है ये इस सेशन का। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन किया, संधि एवं चारण काल, भक्ति एवं रीत काल, आधुनिक काल। राम कुमार वर्मा यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ये सभी आंसर बिल्कुल सही है इसका, इसलिए डी आंसर एकदम सही होता है। ये सभी कालों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको काल विभाजन किया है।